गुड इवनिंग क्लास, वी आर लाइव नाउ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मेरा ऑडियो और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। साथियों, इस समय हम लोग एनाटोमी और फिजियोलॉजी का क्लासेस देखते हैं, जिसमें हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र, जिसका क्लासेस नंबर आज 4 है। ठीक है, और इस क्लासेज में हम लोग टंग यानी जीभ के बारे में पढ़ेंगे और साथ में दांत के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ दांत भी देखेंगे, इसके साथ साथ जो टीथ का स्ट्रक्चर होता है उसको भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मेरा ऑडियो और वीडियो प्रॉपर जा रहा है आप तक कि नहीं जा रहा है। आज के क्लासेज में हमारे साथ पूजा कुमारी, कुसुम कुमारी, कुसुम कुमारी, प्रियंका, पूजा, कुसुम, प्रविंद माही, अमृता, रवीश, नीतू कुमारी, गुडिया, नेहा, संजू, प्रियंका समेत बहुत सारे स्टूडेंट आज का सेशन ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है भाई, क्लासेस नंबर 3 कुछ इशू की वजह से वो क्लासेस सही से नहीं हो पाया था, है ना। फिर कोई बात नहीं, क्लासेस नंबर 3 को भी हम लोग कवर कर लेंगे और क्लासेस नंबर 4 को भी आज को क्लासेस में बहुत अच्छे तरीका से समझेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा 15 से 20 मिनट आज का क्लासेस का जो टाइमिंग होगा वो ज्यादा होगा भाई। ठीक है, इसको लेकर आपको घबराना नहीं है, अटेंटिव होकर क्लासेस को एंजॉय करना है। जो भी डाउट है आप पूछ ही सकते हैं भाई। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कि आपकी ये जो क्लासेज है उसकी क्लासेज जो है वो मॉर्निंग में मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो वो मैं मैनेजमेंट को बोल चुका हूँ, अगर शेड्यूल बनता है मॉर्निंग में तो क्लासेस मॉर्निंग में भी आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी का चलेगा। ठीक है भाई, क्लासेस नंबर 3 में हमने आपसे यही बात किया था, मुख्य रूप से बक्कल कैविटी को समझा था भाई। ठीक है, बक्कल कैविटी के बारे में आपने पढ़ा था कि बक्कल कैविटी जनरली ये वाला जो कैविटी है, ठीक है, ये वाला जो गड्ढा है सर, जिसमें पैलेट है ना, इसे हम लोग बैकल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जनरली पहले हार्ड पैलेट होता है सर ऊपर की ओर, उसके बाद सॉफ्ट पैलेट होता है और उसके नीचे जो है वो युवला होता है, भी आकार की स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सॉफ्ट प्लेट जो है सर वो संयोजी ऊतक से निर्मित है और जो हार्ड प्लेट है वो हड्डियों से निर्मित है। ठीक है, अब बात आती है कि जो पैलेट होता है उसका काम क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि पैलेट का जो काम होता है वो नजल कैविटी और ओरल कैविटी को अलग अलग करने का काम करता है। ठीक है, एम आई राइट, मैं ऐसा बिल्कुल सही बोल रहा हूँ कि नजल कैविटी और ओरल कैविटी को अलग अलग करने का काम जो है वो पैलेट करता है। ठीक है, नजल कैविटी कौन सी कैविटी हो गई, वैसी कैविटी, ध्यान दीजिएगा, नजल कैविटी उसे बोलते हैं जिस कैविटी से हम लोग सांस लेने का काम करते हैं, यानी हवा लेते हैं। ठीक है, और जिससे भोजन ग्रहण करते हैं वो हमारा ओरल कैविटी। ठीक है भाई, तो ये ओरल कैविटी, मुंह और नाक को अलग करने की जो बीच में सेपरेशन है वो पैलेट का काम है। ठीक है, चलिए ये हमने समझा था। उसके बाद हमने टंग स्टार्ट किया था, जो कि टंग आज की क्लासेस में हमें करना है। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए एक बार। ठीक है, मैं आपका कमेंट ले रहा हूँ, उसके बाद फिर पढ़ाई पे। सर मॉर्निंग में 7 AM में सही रहेगा जी। सर आपने बताया था कि भी आकार के जो है उसे उभला कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम लोग उसको टॉन्सिल कहते हैं, आप उसे टॉन्सिल नहीं कह रहे। क्या आप बोल रहे हैं, नहीं समझ पा रहे। हमने आपको टॉन्सिल के बारे में समझाया था ना। देखिए थोड़ा सा आप समझिएगा, टॉन्सिल और भी आकार का शेप में जनरली जो सॉफ्ट पैलेट होता है ना वो अंदर जाकर भी आकार में हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं उबला। ठीक है, और उसके सराउंडिंग में टॉन्सिल उपस्थित होता है दोनों साइड। मैं एक इमेज भी आपको दिखाया था, देखिए ये वाला देख रहे हैं, ये है ना। चलिए ठीक है भाई, जी सर बता, आप यहाँ पे नंबर क्यों देते हैं कमेंट बॉक्स में, ये गलत बात है। ठीक है, अपना कॉन्टेक्ट नंबर ना दे कमेंट बॉक्स में, कोई लोग नंबर शेयर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एएनएम के स्टूडेंट है तो आप कर लीजिए, कोई ज्यादा हैरानी की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि एएनएम में ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाने भी चाहिए। तो ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर का बेसिक ही तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, बाकी बाद में आप कमेंट पूछिएगा, है ना। अच्छा, एक बोल रहे हैं सर हम लोग उसी को टॉन्सिल बोलते हैं। किनका कमेंट है, बहुत देर से वो पूछ रहे थे। हम लोग निवेश कुमार, हम लोग भी आकार वाले को ही टॉन्सिल बोलते हैं, क्या हम गलत है सर। हाँ देखिए, दो चीज को समझिएगा। ठीक है, टॉन्सिल है उबला है क्या, उबला कोई स्ट्रक्चर नहीं है भाई। ठीक है, ये एक तरह का टिश्यू का फोल्डिंग है। जो सॉफ्ट पैलेट में टिश्यू है वही तो आगे जाकर अंदर गला के पास फोल्ड हो जा रहा है भी आकार में, इसी को तो उबला बोलते हैं। इसके जस्ट पीछे के साइड टॉन्सिल होता है, मेरा बात को समझिएगा। ठीक है, टॉन्सिल दोनों साइड होता है, जैसे ये आपका गला है, ठीक है, इसके ये साइड है ना, यहाँ भी साइड में होता है टॉन्सिल, है ना। तो टॉन्सिल और उबला दोनों अलग चीज है,
आप गलत कंफ्यूज होकर एक चीज ना लगाएंगे, दोनों बिल्कुल अलग चीज है ना। अच्छा, अब बात आती है कि सर दोनों का काम क्या है। तो हाँ, आप बोल सकते हैं कि भाई कि सर दोनों का काम तो एक ही चीज है ना। जैसे उबला का काम क्या होता है, किसी चीज को निगलना, मुंह में आप खाते हैं तो निगलने का काम जो ओसोफेगस वाला पाइप है उसमें उबला से ही होते जाता है। ठीक है, सांस लेने में मदद करता है, किसी तरीका का जैसे कुछ इन्फेक्शन आपके शरीर में ना जाए उसको भी प्रोटेक्ट करता है। तो टॉन्सिल का भी कुल मिलाकर यही काम, लेकिन दोनों स्ट्रक्चर जो है वो अलग। क्लियर है, समझ गए निवेश कुमार? यस सर। भैया पिक तो दिखाए थे, फिर से देख लीजिए। देखिए कितने जूम करके मैं पिछली क्लास में आपको बताया था कि ये जो सॉफ्ट पैलेट की टिश्यू फोल्ड हो रही है वो हमारा क्या है, उबला है। ठीक है, इसके जस्ट पीछे टॉन्सिल है। अगर ये मिसकंसेप्शन आपके दिमाग में है तो उसे हटा लेंगे, है ना। टॉन्सिल पीछे में होता है, दोनों का काम एक ही है, किसी चीज को निगलने का काम करता है ना, श्वसन में मदद करता है, प्रोटेक्शन में मदद करता है इन्फेक्शन से। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करें। ठीक है भाई, और इतना घबराइए मत, है ना। इतना टॉन्सिल और उबला से उतना क्वेश्चन आने आने नहीं वाला है। ठीक है, तो ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग जीव स्टार्ट किए थे। ठीक है, सबसे पहले जीव के बारे में समझते हैं, है ना। ये सब थोड़ा सा थियोरेटिकल है, इसीलिए आपको मैं ये नोट से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मुख गुहा की निचली सतह पर, मुख गुहा आप समझ रहे हैं भाई, बक्कल कैविटी, है ना। मैं एक एक चीज को अच्छे से डिक्टेट भी करूंगा ताकि आपको समस्या ना हो, है ना। मुख गुहा यानी बकल कैविटी। ठीक है, थोड़ा सा और पतला, मुख गुहा यानी बकल कैविटी। बकल कैविटी के निचली सतह पर जीभ का स्वाद के विभिन्न क्षेत्र एक लंबी और मांसल संरचना होती है जिसे हम लोग टंग बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में जो जीभ होता है उसका काम क्या होता है। सिर्फ उसका काम होता है स्वाद को, अलग अलग स्वाद को मापना, ठीक है, या फिर फील करवाना। जीभ से फील होता है। तो आपके माइंड में प्रश्न तो जरूर आ रहा होगा, वो आना भी चाहिए, लाजमी है, कि सर जो जीभ है उस पे कुछ ना कुछ अलग से कुछ ना कुछ तो लगा हुआ होगा जो अलग अलग टेस्ट को फील करवाता है। जैसे हमने तीखा खाया, तीखा लगता है, हमने मीठा खाया तो मीठा जैसा लगता है, खट्टा खाया तो खट्टा जैसा लगता है। तो सर ऐसा क्या उपस्थित है, तो उसमें बर्ड्स होते हैं, कलियाएं होती है। ठीक है, जिसे टेस्ट बर्ड बोलते हैं। स्वाद की छोटी छोटी कलियां उपस्थित होती, जिसका काम होता है कि जो आपने स्वाद को ग्रहण किया, ठीक है, उसको फील करवाना, है ना, उसको ऑब्जर्व करना और फिर ब्रेन को वो सिग्नल देना। आपको ऐसा लगता है कि सर हमने जो तीखा खाया, है ना, वो हमारा जीभ में फील हो रहा है, ऐसा नहीं है। ब्रेन सब कुछ कंट्रोल करता है। आपने तीखा खाया, मीठा खाया, खट्टा खाया, सब आपको कहां से फील हो रहा है, तो आपके दिमाग से वो चीज फील हो रहा है। ठीक है, तो जीभ की अगला भाग बिल्कुल स्वतंत्र होता है ना। जो आगे वाली भाग होता है वो किसी तरीका से बंधा हुआ नहीं होता, वो स्वतंत्र होता है। जबकि पिछला भाग मुख की सतह से जुड़ा हुआ होता है। जीव अपने पेशियां की क्रियाशीलता के द्वारा भोजन को चबाने एवं निगलने के साथ साथ बोलने में भी सहायक। ठीक है, आप पूछेगा कि निम्नलिखित में से जीव की फंक्शन कौन सा है। पहले ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आज के डेट में इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, है ना। तो भोजन जैसे आप बोल सकते हैं कि सर चबाने का काम आता है ना, निगलने का काम आता है, इसके साथ साथ बोलने का काम आता है। आपके माइंड में प्रश्न आ रहा होगा कि भाई सर जो हम लोग चबाते हैं वो तो दांत से चबाते हैं, इसमें जीभ का काम क्या है। ठीक है, किसी व्यक्ति का अगर जीभ को काट दिया जाए, वो व्यक्ति सही से खाना नहीं खा पाएगा। ठीक है, वो खाना को जिस तरीका से चबाता है, कुदरता है, ठीक है, छोटा छोटा उसको बनाता है, वो नहीं कर पाएगा, है ना। तो जीभ का फंक्शन याद रखेंगे कि चबाने के साथ साथ, निगलने के साथ साथ बोलने में भी सहायक। ठीक है, बोलने में कैसे, आपको लग रहा है सर हम तो बोल रहे हैं कंठ से, हमारे अंदर लर्निक्स है, साउंड बॉक्स उपस्थित है, फ्लैप कार्टिलेजिनियस बॉक्स उपस्थित है जो बोलने में मदद करता है। ठीक है, हम तो जीभ से बोल नहीं रहे हैं। लेकिन जरा सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप अपने जीभ को रोक कर बोलने का कोशिश कीजिए, क्या बोल पाइएगा? कोशिश करके देखिए, आप जहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, अगर आप बोल पाते हैं तो जो 7 अजूबा के बाद 8वां अजूबा है वो आप होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे बिना जीभ की मूवमेंट को हम लोग कोई चीज सही से बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जीभ का फंक्शन क्या हुआ, पहला चबाने का फंक्शन, निगलने का बोलने। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़िए। अब देखते हैं इस संपूर्ण जीव पर एक विशिष्ट प्रकार की संवेदी संरचना पाई जाती है। ठीक है, जिन्हें स्वाद कलिकाएं बोलते हैं भाई। ठीक है, टेस्ट बड बोलते हैं। स्वाद कलिकाओं में स्वाद ग्राहक कोशिका होते हैं,
टेस्ट रिसेप्टर सेल स्थित होते हैं जो व्यक्ति को भोजन की विविध स्वादों का अनुभव करवाता है। जो ये टेस्ट रिसेप्टर सेल है ना, ये कोशिका का काम क्या होता है कि जिस प्रकार के आपने भोजन को ग्रहण किया, खट्टा मीठा, है ना, वो जीभ के अलग अलग जगह पे वो रिसेप्टर उपस्थित होता है। कहीं पे जैसे सुपोजिटली आपका जीभ का रिसेप्टर है, ठीक है, तो इस कोना पे आपको रहेगा तीता वाला रिसेप्टर, खट्टा वाला रिसेप्टर, ठीक है, बीच में अलग रिसेप्टर। मतलब कहने का मतलब जितने प्रकार के स्वाद को आप ग्रहण करते हैं वो सारा स्वाद का रिसेप्टर इस जीभ पे उपस्थित होता है। इसका काम क्या होता है कि जिस तरीका के आपने भोजन ग्रहण किया, उस भोजन को जो रिसेप्टर है उसे ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है, रिसेप्टर सेल एक्टिव होता है, उस टेस्ट को ऑब्जॉर्व करता है और सिग्नल को ब्रेन को भेजता है कि भाई इस टाइप का टेस्ट जो है हमने ऑब्जॉर्व किया, ठीक है। फिर ब्रेन सिग्नल भेजता है, जैसा आपको फील होता है वो आपको महसूस करवाता है, ठीक है भाई। तो ये चीज तो याद रखिएगा कि विभिन्न प्रकार की टेस्ट रिसेप्टर्स उपस्थित होते हैं। टेस्ट बड जीभ के पिछले भाग पर कड़वे स्वाद, ठीक है, पीछे कैसा होता है तो पीछे में कड़वे स्वाद होते हैं का रिसेप्टर उपस्थित होता है, ठीक है। जनरली आपने देखा होगा कि जब काफी कस के आपको तीखा लगता है, ठीक है, मतलब आपने मिर्चाई वाला कुछ चीज खा लिया, मिर्चा वाला खा लिया, भर के मिर्चा फाक लिया, ठीक है, तो कभी ऐसा फील हुआ कि मिर्चा तो हमने मुंह से खाया लेकिन नाक में भी कान में भी जलन हो रहा है, कान से धुआं, जैसे होता है ना मिर्ची खाने के बाद कान से धुआं निकलता है, आपने एक मुहावरा सुना होगा। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? रीजन इज दैट कि जो हमारा बीटर टेस्ट का रिसेप्टर है ना, बीटर टेस्ट का रिसेप्टर सेल है, वो हमारा जीभ के पिछले भाग में उपस्थित होता है, ठीक है, एकदम पीछे में होता है, जिसके कारण ये जो कान वाला है ना थोड़ा सा इफेक्टेड हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कान से धुआं निकल रहा है, लेकिन वास्तविक में कान से धुआं नहीं निकलता है, ठीक है। तो जीभ के पिछले भाग में कड़वे स्वाद का और मध्य के किनारे वाला भाग, मतलब बीच मध्य से दोनों साइड किनारे वाले भाग में खट्टा रिसेप्टर होते हैं। आगे के किनारे पर नमकीन और पीछे सबसे आगे वाला भाग, ठीक है, वो मीठे स्वाद का अनुभव होता है। ये याद रखेंगे, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पिछले वाले भाग का जो रिसेप्टर होता है वो कैसा होता है, तो कड़वे वाला होता है, किनारे की भाग की खट्टा का और आगे के किनारे नमकीन और सबसे आगे वाली भाग जो है वो मीठा स्वाद की अनुभव होता है। आप इस इमेज को देख सकते हैं ना, इस इमेज में साफ साफ लिखा हुआ है ना, देख ये जो हमारा जीभ का फोटो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें जो सबसे आगे वाली भाग ये स्वीट होता है, ठीक है, स्वीट टेस्ट रिसेप्टर उपस्थित होता है। जब आपने मीठा खाया तो मीठा का अनुभव आगे वाली भाग। अब ये जो इसके जस्ट पीछे अगर अंदर की ओर हम लोग जाएंगे तो ये सोल्टी वाला होता है और उसके जस्ट पीछे थोड़ा सा खट्टा और सबसे पीछे करवाहट की महसूस, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये याद रखें, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलेंगे आगे, का कमेंट नहीं आ रहा है, चलिए। हाँ, यस 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 पिंकी, सर मेरा फाउंडेशन बैच कंप्लीट हो गया, एएनएम का बैच ज्वाइन करना पड़ेगा क्या? संता शापू का क्वेश्चन है। देखिए बैच रिलेटेड आप क्यूरीज जो है वो नंबर दिया, उस पर आप कॉल करके पूछ ले, है ना। बैच ज्वाइन करना है नहीं करना है, ठीक है, जैसे आपने एक बार तो बैच पढ़ लिया, आप चाहते हैं कि मैं फिर से लाइव क्लासेज में रिवीजन करूं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि मैं उसी नोट्स को बार बार रिवाइज करूं तो आप वो भी कर सकते हैं, वो आप पे निर्भर करता है, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन और आ रहा है कि सर कितने टेस्ट के लिए पाया जाता है, कितने मतलब वर्ड्स पाए जाते हैं? तो तकरीबन जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि सारे इंसान में वर्ड्स की जो नंबर है वो सेम होगी, ठीक है। ऑन एन एवरेज में बात करूं भाई, ऑन एन एवरेज में बात करूं तो तकरीबन 3000 से लेके 10,000 के तकरीबन होते हैं टेस्ट वर्ड, है ना। या फिर कोई कोई बुक में आपको 2000 से भी 10,000 दिया हुआ रहेगा। ये मैं टेस्ट वर्ड की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिए, ठीक है। और अब क्वेश्चन आती है कि सर प्रत्येक टेस्ट वर्ड्स में कितने टेस्ट सेल होते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे। ऑन एन एवरेज एक डाटा है कि टेस्ट बर्ड की संख्या ये तकरीबन जो होती है वो 2000 से 10,000, ठीक है। अडल्ट में ज्यादा होता है, बच्चा में थोड़ा सा कम होता है, ठीक ना। पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है, ठीक है। एंड याद रखेंगे कि जब व्यक्ति एज में बढ़ते जाता है ना, तो टेस्ट बर्ड की संख्या कमने लगता है, ठीक है। इसीलिए आप बड़े बुजुर्गों को देखे होंगे कि आपके घर में दादा वगैरह दादाजी अगर होंगे, ठीक है, जैसे मैं
ने देखा है कि हमारे घर में जो सबसे पूर्वज दादा थे, है ना, जब वो तकरीबन एकदम लास्ट स्टेज में पहुंच गए ना, तो वो सारा चीज जब उनको दिया जाता था थाली में, तो सबको एक साथ मिलाकर खाते थे। ठीक है, यानी अब जाकर ये समझ में आया कि व्यक्ति का अगर एज बढ़ता है तो टेस्ट बर्ड का संख्या कमने लगता है, यानी कहने का मतलब आप जैसा उसको परोसिएगा सब एक ही समान लगेगा। ठीक है, एक एज के बाद। इसीलिए जो है एज जब बढ़ेगा तो टेस्ट बर्ड कमेगा, याद रखेंगे ये चीज। अच्छा, टेस्ट बर्ड में टेस्ट सेल कितनी होता है, ये भी प्रश्न आता होगा, माइंड में आ रहा होगा। तो मान के चलिए कि एक बर्ड्स में मेरे प्यारे साथियों तकरीबन 50 से 100 टेस्ट सेल, 50 से 100 टेस्ट सेल पर टेस्ट। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में आप लोग पीएचडी करने का इरादा है, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी आ रहा है ना, टंग्स को लेकर। ठीक है, आप पूछ रहे हैं सर कैसे कैसे जो है ब्रेन वर्क करता है। देख, टेस्ट बर्ड जीभ में होता है, टेस्ट सेल बर्ड के अंदर होता है। टेस्ट सेल का काम क्या होता है, टेस्ट बर्ड का काम क्या होता है कि ये सिग्नल को किसके पास भेजता है, तो नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम नर्व के द्वारा कहाँ भेजता है, ब्रेन को भेजता है। ठीक है, अब ब्रेन फिर महसूस करता है कि कैसा सिग्नल, ब्रेन ये फील आपको करवाता है कि तीता है कि मीठा है। ठीक है, ब्रेन में बहुत सारा चीजें होती है। ठीक है, ब्रेन के बारे में अध्ययन करेंगे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्रेन, तो वहां पे आपको समझाएंगे कि ब्रेन के कितने प्रकार से होते हैं, कौन सा ब्रेन का क्या फंक्शन है। ठीक है, जैसे आपके शरीर में, ठीक है, थोड़ा सा मैं नेचुरल फिनोमिना की बात कर रहा हूँ कि ठंडा का महसूस होता है, गर्म का महसूस होता है। ठीक है, तो वो कैसे महसूस होता है, आपका ब्रेन सब कुछ महसूस कर रहा है। ठीक है, आप भ्रम में रहते हैं कि महसूस कोई और कर रहा है, ब्रेन सब कुछ कंट्रोल करता है, ये याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेन का बहुत बड़ा रोल है भाई, ऐसे नहीं इसे बोला जाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे सपोज दैट मेरे यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा और चीजों को समझ। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर जहाँ पे रहती है, ठीक है, कहाँ गया ये पेज, आपने कहीं पढ़ा होगा साथियों कि सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते। ठीक है, जैसे आपके मोबाइल में आपने अभी क्लासेज मेरा देख रहा है, ठीक है, देख रहे हैं, इसके साथ साथ आप बहुत तरह का टास्क मोबाइल से परफॉर्म करते हो, तो ब्रेन में भी एक सॉरी मोबाइल में भी एक सीपीयू है ना, ब्रेन की तरह काम कर रहा है, उसमें एक चिपसेट होता है ना, जो सारा फंक्शन को रेगुलेट करता है। उसी तरीका हमारे शरीर में जो ब्रेन है ना, वो सारे फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। जितने भी शरीर में कोई भी क्रिया हो रहा है वो बिना ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के बजाय एक भी क्रिया नहीं हो पाएगा। आप आगे चल रहे हैं, आप पीछे चल रहे हैं, आप हिल रहे हैं, आप इधर उधर जा रहे हैं, आप स्मेल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बिना ब्रेन का कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज। चलिए अब टंग पे हम लोग पीएचडी ना करके चैप्टर की ओर आते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। अब हम लोग टीथ के बारे में जो है थोड़ा हमारा पढ़ते हैं, है ना। आखिर टीथ होता है क्या। सर हमको एएनएम को बैच में ज्वाइन कर दीजिए प्लीज। बैच में ज्वाइन करना मेरा काम नहीं है, आप क्लासेज में आकर झूठ कर क्यों ये सब कमेंट करते हैं, है ना। सर बताइए ना प्लीज। अरे बता तो चुका हूँ। हाँ जी, देखिए ह्यूमन टीथ के बारे में अब समझते हैं, दांत के बारे में। पहले दांत का हम लोग स्ट्रक्चर को समझते हैं ना, उसके बाद डेंटल फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ, उसके बाद फिर हम लोग ये मतलब किस चीज से मिलकर दांत बना हुआ उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दांत की बात करें तो दांत मुंह कहाँ पे स्थित होता है, तो जबड़े के अंदर होता है। ये जो हमारा जबड़ा है ना, उसमें उपस्थित होता है। छोटा होता है, कठोर होता है, सफेद होता है। ठीक है, दांत का काम क्या होता है, तो भोजन काटने का, चबाने का। ठीक है, कुछ पशुओं में जो है वो मांसभक्षी होते हैं जो मांस का शिकार करते हैं, तो और साथ साथ रक्षा करने के लिए भी उपस्थित होता है। कैसे सर, रक्षा कैसे करेंगे, है ना। आप याद कीजिए जब आप छोटे बच्चे होंगे, ठीक है, या फिर आप छोटे बच्चे को देखते होंगे, तो जब वो बच्चा आपस में लड़ाई कर लिया, ठीक है, और लड़ाई कर लिया, बाहर में जैसे खेलने गया, वो आपस में लड़ाई इतना ज्यादा हो गया कि बच्चा है तो भाई उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करता है, दांत से काटना स्टार्ट कर। ठीक है, या फिर जब छोटा बच्चा जो होता है आप उसे कोई चीज नहीं दीजिएगा तो वो दांत से काटना स्टार्ट कर। ठीक है, यानी कहने का मतलब वो खुद को सुरक्षा प्रदान कर रहा है ना। तो याद रखेंगे कि दांत खाने चबाने के साथ साथ रक्षा करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, प्रोटेक्शन के लिए भी यूज होता है। ठीक है, जैसे मांस भक्षी पशु की हम बात करें तो टाइगर हो गया, लायन हो गया, शेर हो गया, ये सब मांसाहारी जानवर है। ठीक है, तो मांसाहारी जानवर में जो दांत होता है वो सुरक्षा प्रोवाइड करने का काम करता है, सुरक्षा उसी से वो तो लड़ता है
है ना। तो ये चीज, दांतों की जड़ें मसूड़े से ढकी हुई होती है, दांत अस्थियों के नहीं बने हुए होते, याद रखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट पूछे जाते हैं कि बोन इज मेड ऑफ सॉरी टीथ इज मेड ऑफ बोन, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है ना। बोन से नहीं बना हुआ होता है, अगर वो बोन से बनता तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन आपके शरीर में यही हो जाता, लेकिन आपके शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी, यानी आपके शरीर की सबसे लंबी और कठोर हड्डियां कौन सी है ना। तो याद रख, ये चीज आपको याद रखना है कि हमारे जो दांत है वो हड्डी से निर्मित नहीं होता है, बल्कि ये अलग कठोर टिश्यू से बना हुआ होता है, हार्ड टिश्यू से बना हुआ होता है, ठीक है। मनुष्य के दांत 2 बार निकलते हैं, पहली बार निकलने वाली दांत को अस्थायी दांत बोलते हैं, टेम्पोररी दांत, और दूसरी बार जो निकलती है वो परमानेंट दांत होती है। अस्थायी इसलिए बोले जाते हैं कि पहली बार जो दांत निकलती है वो टूट जाती है, और दूसरी बार जो दांत निकलती है वो टूटती नहीं है, ठीक है। वो हमेशा के लिए हो जाती है परमानेंट। देखिए, किसी परमानेंट कहने का मतलब हिंदी में इसे अस्थाई दांत बोलते हैं, यानी एक बार जो जहां पे स्थित हो गया वो वहीं पे स्थित है, उसी को परमानेंट बोलते हैं, ठीक है भाई। तो जो दांत दूसरी बार आती है वो परमानेंट होती है। आपके माइंड में जो भी डाउट आ रहा है वो अगले स्लाइड में क्लियर हो जाएगा, है ना। अस्थाई दांत जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, और स्थायी दांत जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये अस्थाई दांत 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं, सारा कुछ आपको समझाया जाएगा, आप टेंशन ना ले। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, और ये जो स्लाइड है उस स्लाइड पे आप एक बार इसे पढ़ने की कोशिश करें। आ जाइए, ठीक है। हाँ जी, आपने पढ़ा है ना, यस सर। कितनी होती है अब बता रहे हैं ना, आप टेंशन मत। कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। हाँ, मुख्य रूप से जो कंपोनेंट होते हैं वो कैल्शियम ही आपके दांत में उपस्थित होते हैं। आपके दांत में फास्फोरस भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कैल्शियम होते हैं, लेकिन कैल्शियम मुख्य रूप से होते हैं, फास्फोरस से भी बना हुआ होता है। आपके हड्डी में भी फास्फोरस होता है, आपके दांत में भी फास्फोरस होता है और कैल्शियम होता है, ठीक है। चलिए, साथ साथ जो ब्लड क्लॉटिंग होता है उसमें कैल्शियम बहुत अच्छा रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉट करने में, याद रखेंगे। कैल्शियम के डिफिशियंसी के कारण एक बीमारी होता है जिसे मस्कुलर स्पैशम बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कैल्शियम के कमी के कारण, जैसे देखिए, आपने कभी ये सुना होगा कि धूप में रहने से, थोड़ा सा ध्यान देंगे साथियों, ठीक है। आपने ये सुना होगा कि धूप में रहने से विटामिन डी मिलता है, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स होती है, ठीक है, ओस्टियोमैलेशिया होती है। तो कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण भी रिकेट्स होती है, याद रखिएगा इसे, ठीक है। रिकेट्स में क्या होता है, और ओस्टियोमैलेशिया मतलब बोन रिलेटेड बीमारी है। आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम जो है वो हमारे बोन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण रिकेट्स भी देखा जाता है, ठीक है। आपने ये पढ़ा। कुल मिलाकर आप अगर दांत देख सकते हैं, 4 तरह का, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, है ना। हाँ जी, ये स्लाइड तो है नहीं, एक स्लाइड लगाते हैं, उस पर लिख लेते हैं। ह्यूमन डेंटेशन को समझते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ टीथ को समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इंग्लिश में लिखवा रहा हूँ, है ना, क्योंकि मुझे कल कॉल करके बोला गया है कि सर इंग्लिश के बच्चे हैं, जीएनए में इंग्लिश बच्चे समझते हैं, तो लिखिए इंग्लिश। हमारे लिए तो बहुत आसान है इंग्लिश में लिखवाना, ठीक है, हिंदी से ज्यादा आसान। अरेंजमेंट ऑफ टीथ, दांत के अरेंजमेंट, है ना, कहाँ पे, ऑन जा, जबड़ा में दांत की अरेंजमेंट को हम लोग डेंटेशन बोलते, ठीक है। तो हम लोग मानव की डेंटेशन पढ़ रहे हैं, तो इसे ह्यूमन डेंटेशन बोलेंगे, ह्यूमन डेंटेशन। डेंटेशन दिख नहीं रहा है सर, ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ा लिख रहा हूँ, दिखेगा, डेंटिशियन, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हमारा ये जो जबड़ा है, ठीक है, लोअर लोअर जा, अपर जा, 2 जबड़ा है, ठीक है। जनरली जो हमारा जबड़ा होगा साथियों, ठीक है, इसमें कौन सा जबड़ा में मूवमेंट होता है, जब आप बोल रहे हैं, जब आप खा रहे हैं, तो कौन सा जबड़ा में मूवमेंट होता है, जरा सा बताएंगे। लो जा और अपर जा में किस में मूवमेंट होता है, बताइए जरा, ठीक है। हम मिक्स करके पढ़ाएंगे, आप टेंशन का ले रहे हैं, एकदम समझ में आएगा। आप लैंग्वेज छोड़ दें, जो मैं पूछ रहा हूँ आप उस पर फोकस। जैसे हमारा जबड़ा कौन सा है, 2 प्रकार, एक हुआ अपर जा, ठीक है, दूसरा होता है लोअर जा, है ना। बताइए जरा। तो सर अपर वाला मूवमेंट होता है, अपर वाला मूवमेंट करता है, कौन बोल रहा है भाई, अपर वाला कौन बोल रहा है, पूजा कुमारी। अच्छा, ऐसा बात है, हमें तो नहीं लगता है। हमें अथवा जुआ मिल गए क्लास में क्या, अपर वाला मूवमेंट कर रहा है भाई। अपर वाला अगर मूवमेंट करता तो हमारा नाक भी ऊपर नीचे होना चाहिए था, आंख भी ऊपर नीचे होना चाहिए था। आप गौर से देखिए, जब हम बोल रहे हैं, ठीक है,
तो ये वाला पोर्शन जो है वो मूव कर रहा है। आप इसको देखिए, ये मूव कर रहा है, ऊपर वाला मूव कर रहा है क्या? नहीं। ठीक है, तो अपर जा जो होता है वो फिक्स्ड होता है ना। अपर जा क्या होता है? ये फिक्स्ड होता है, इसी में किसी तरह का मूवमेंट नहीं होता है, और लोअर जा में मूवमेंट होता है। इतनी सिंपल सी क्वेश्चन आप गलत कर जाते हैं तो फिर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ने से फायदा क्या? ठीक है, ये चीज हुआ। अब जब ठीक है, अब अरेंजमेंट ऑफ टीथ ऑन जा, यानी जो ये जो जबड़ा है इसमें टीथ की अरेंजमेंट के बेसिस पे हम लोग मानव की जो दांत है वो 4 प्रकार में इसे विखंडित करते हैं। ठीक है, कितने प्रकार में भाई? 4 प्रकार में। टैब हमारा हैंग कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? अब इसे अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, काफी ज्यादा इसको हम यूज कर लिए, इसीलिए आईपैड ये अपना जवाब दे रहा है ना। तो अपर जा फिक्स्ड और लोअर जा मूवमेंट करता है। ठीक है, यानी मैं ये बोल रहा हूँ कि ह्यूमन डेंटेशन यानी जबड़े के अरेंजमेंट के अनुसार हमारे जो दांत है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। ठीक है, तो एक एक करके लिखवा रहा हूं। पहला हुआ मोनोफायोडोंट, समझ रहे? पहला क्या हुआ? मोनोफायोडोंट। मोनो, देख काम ही नहीं कर रहा। मोनोफायोडोंट है ना, नाम से समझिएगा। मोनो, ठीक है, यानी मोनो कहीं भी हो तो एक का बोध होता है। मोनो का मतलब एक, सिंगल, है ना। यानी पूरे जीवन काल में दांत एक बार आए उसे मोनोफायोडोंट बोलते हैं। ठीक है, पूरे जीवन काल में दांत एक बार आए उसे मोनोफायोडोंट बोलते हैं। अब जरा सा मेरे प्यारे साथी बोलिए, बताइए आप कि सर मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या आपके शरीर में कुछ ऐसे दांत हैं जो पूरे जीवन काल में एक बार ही आते हैं? जरा सा बताइएगा, है ना। आपके शरीर में कोई ऐसा दांत है जो पूरे जीवन काल में एक बार ही आते हैं, मोनोफायोडोंट? बताइए। यस सर, यस सर, यस सर है। आपने एक सुना होगा बुद्धि वाला दांत, जिसे लास्ट मोलर बोलते हैं। हाँ, तो याद रखेंगे, है ना। एग्जाम्पल प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ह्यूमन डेंटेशन से, है ना। आप याद रखेंगे, लास्ट मोलर के साथ साथ एक प्री मोलर होता है। दो दांत, लास्ट मोलर एंड प्री मोलर। ठीक है, ये दोनों दांत याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से जब हम चाइल्ड के डेंटल फॉर्मूला सिखाएंगे आपको, ठीक है, जब बच्चा का हम लोग डेंटल फॉर्मूला बताएंगे तो उसमें लास्ट मोलर और प्री मोलर का बात वहां पे जिक्र करेंगे। ठीक है, तो लास्ट मोलर और प्री मोलर हमारे जीवन काल में एक ही बार आता है, दो बार नहीं आता है। एक बार आ गया तो हमेशा के लिए ये रह जाता है, ये टूटता नहीं है। ठीक है, आपको लगता होगा कि सर हमारा सारा दांत तो टूट जाता है बचपन में, फिर आता है, लेकिन कुछ ऐसे दांत हैं जो जीवन काल में एक ही बार आते हैं। लास्ट मोलर जिसे हम लोग विजडम टीथ बोलते हैं, बुद्धि दांत, ये तो 20 साल के बाद आता है, जब बच्चा अडल्ट होता है, वयस्क बनता है, तो उस समय लास्ट मोलर निकलता है। ठीक है, मोनोफायोडोंट आप समझ गए होंगे। दूसरा है डाइफायोडोंट, इसी से मिलता जुलता सिमिलर शब्द है डाइफायोडोंट। देखिए, अब आपके माइंड में प्रश्न आ रहा होगा कि सर आप इतना डीपली क्यों चलते हैं? इतना डीपली चलने का एक ही उद्देश्य होता है कि जब आप क्वेश्चन बनाने बैठे तो क्वेश्चन आपसे बने। जब मैं क्लास में क्वेश्चन लेकर आऊं नर्सिंग का, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो आपसे बने। ठीक है, एनाटोमी और फिजियोलॉजी जब आप पढ़ रहे हैं तो किसी भी नर्सिंग एग्जाम कोई भी स्टेट का हो, ठीक है, आप इतना थ्योरी को कंप्लीट कर लें कि वहां से अगर उस स्टेट का, कोई भी स्टेट का हो, कोई भी बोर्ड्स का हो, चाहे रेलवे का नर्सिंग हो, कुछ भी हो, एनाटोमी फिजियोलॉजी हमारे लेवल पे क्वेश्चन आता है, बेहिचक हम वो क्वेश्चन को बना सके। ठीक है, ये होती है थ्योरी। टाइम लगता है, लेकिन धैर्य के साथ आप मेहनत कीजिएगा तो चीजें आसान। डाइफायोडोंट, डाई का मतलब दो, मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो। मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो। ठीक है, डाइफायोडोंट यानी पूरे जीवन काल में दो बार दांत निकले। ठीक है, द टीथ बीज अपीयर ट्वाइस इन द लाइफ। ठीक है, पूरे जीवन काल में कितने बार आए? तो सर दो बार आते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग डाइफायोडोंट बोलते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसकी एग्जाम्पल लिखेंगे इंसीजर, कनाइन। ये दांत की प्रकार है, आगे समझाऊंगा। ठीक है, अभी आप लिख ले। फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड मोलर, लास्ट मोलर की मैं बात नहीं कर रहा हूं। लास्ट मोलर हमारा एक ही बार निकलता है। मैं इसमें वही दांत लिखवा रहा हूं जो पूरे जीवन काल में दो बार आते हैं। एक बार टूट जाते हैं 20 दांत, है ना, उसके बाद फिर से ही आता। अच्छा, एक टर्म और यूज कर रहा हूँ, ठीकोडोंट। ये क्या है सर? ये नया नया सुन रहा हूँ, ठीकोडोंट। हाँ, नया नया सुन रहे हैं ठीकोडोंट के बारे में। यस सर, यस सर, जिसको क्लास से जाना है जाओ। बिल्कुल, जब स्टार्ट का पता ही नहीं होता है तो खत्म का क्या? बिल्कुल सही बात है। चलिए भाई, ठीकोडोंट, ठीक है, मैं अपने
मुख को, इमेज को साइड कर रहा हूं, आप अच्छे से देखें। थीकोडॉन नाम से थोड़ा सा समझिए। थीकोडॉन, थीको का मतलब होता है सॉकेट, ठीक है। जैसे आपके घर में प्लग होता है और बोर्ड में सॉकेट लगा हो तो उसमें आप इंसर्ट कर, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है। उसी तरीका से जो हमारा दांत होता है वो सॉकेट में होता है। सारे दांत का सॉकेट्स बना हुआ होता है, मसूरा जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो द टीथ बीच अपेयर इन बोनी सॉकेट ऑफ जाओ, इसे हम लोग ठीकोडोंट बोलते हैं, ठीक है। हाँ, लिखेंगे वैसे दांत जो कहाँ पे हो, जो सॉकेट में हो। तो हमारा सॉकेट कैसा होता है, बोनी सॉकेट होता है। किसका होता है, तो मसूरा का होता है। बोनी सॉकेट ऑफ जॉ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थीकोडोंट बोलते हैं। वैसा दांत जो बोनी सॉकेट ऑफ जॉ में उपस्थित, में प्रेजेंट, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या हो गया, तो हम लोग पहला ह्यूमन हो गए, सारा दांत आ जाएगा। लेकिन ये थीकोडोंट किस में उपस्थित होता है, तो ह्यूमन होता है। इसके साथ साथ एक और एनिमल्स है, ठीक है, क्रोकोडाइल्स। याद रखें, क्रोकोडाइल में भी ये पाया जाता है। मगरमच्छ में भी जो दांत होते हैं ना, मगरमच्छ के आप देखिएगा, तो मगरमच्छ आप देखते हैं कैसे वो मतलब किसी भी जानवर पे कैसे कस के झपट्टा मारता है, ठीक है। तो झपट्टा हमारे जैसा उसके पास हाथ नहीं है, ठीक है, हमारे जैसा उसके पास हाथ नहीं है। हमारे जो भगवान से जो हमें बनाए हैं, हमारा दांत दिए हैं खाने के लिए, चबाने के लिए, ताकि किसी पे हमला करने के लिए। लेकिन जब आदमी असहाय हो जाए, जब कुछ नहीं मिले, भाई दांत से भी हमला कर लेंगे, है ना। जब हमारे पास दांत है तो दांत से भी हमला कर, लेकिन जो क्रोकोडाइल्स होता है उसके पास जो है हमारे जैसा हाथ पैर नहीं होता है, हमारे जैसा हथियार वगैरह नहीं होता वो चला, इसीलिए वो अपने दांत से ही हमला करता है। उसका जबड़ा बहुत स्ट्रांग होता है भाई, ठीक है, किसी को चबा जाएगा। उसका दांत बहुत नोकीला होता है। तो क्रोकोडाइल की भी जो दांत होती है ना, वो ठीकोडोंट ही होती है। वो सारा जो उसका जबड़ा है उसमें दांत लगा हुआ होता है, ठीक है। एक और लिखेंगे, हेट्रोडोंट किसे बोलते हैं। हेट्रो, देखिए अब इस टर्म को समझिएगा। हेट्रो का मतलब ही समझिएगा। होमो का मतलब होता है एक समान, ठीक है, होमो का मतलब एक समान, और हेट्रो का मतलब भिन्न, हेट्रोजीनियस, है ना। हेट्रोडोंट अलग अलग प्रकार, हेट्रोजीनियस रॉ, वहीं से टर्म लिया गया हेट्रोडोंट, यानी अलग अलग प्रकार के जो दांत पाया जाता है उसे हम लोग हेट्रोडोंट बोलते हैं, ठीक है। यानी वैसी मैमल्स, है ना, वैसी मैमल्स जिसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पे अलग अलग तरह का दांत पाए जाते हैं, उसे हम लोग हेट्रोडोंट बोलते हैं। आप लिख सकते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के आधार पर, यहाँ पे नहीं हो पाएगा क्या, रुकिए, जगह बना लेते हैं, उसके बाद जगह कैसे बनेगा, बनता स्ट्रक्चर एवं फंक्शन के आधार अलग अलग दांत, ठीक है, इसे हम लोग हेट्रोडोंट बोलते हैं। आप इस स्लाइड को बहुत अच्छे से पढ़िए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। कोई डाउट होगा आप पूछेंगे मेरे से भाई, ठीक है। अच्छा देखिए, कुछ फैक्चुअल चीज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, कर लूं। कुछ कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिनमें दांत उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। आप एक आध बता सकते हैं, बताइए, ठीक है। आप एक आध बताइए, मैं भी बताऊंगा। मैं आपसे जानना चाहता, आप अपने आप को साइड कीजिए, फिर जगह बनेगा। साइड कर लिए, जगह बन गया, ठीक। चीटी, कमेंट का जवाब दीजिएगा सर। नीरज कुमार, बिल्कुल। पैरट, हाँ पैरोट, पैरोट बिल्कुल सही है। चीटी, चीटी, देखिए लिखना चाहते हैं तो लिख ले, मैं यहाँ पे बॉक्स बनाकर लिख देता हूँ। जैसे कि, ठीक है, एक होता है दरियाई घोड़ा जिसे बोलते हैं हिप्पोकैम्पस, कछुआ, टोर्टोइज, और जितने भी पक्षी होते हैं बर्ड्स, इनके पास दांत नहीं होता है, डोंट हैव टीथ, ठीक है, दांत इनमें नहीं हो। और भी है, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से जो मैं एक बार एग्जाम में पूछ लिए गए वो मैं लिखवा। एक और फैक्चुअल बहुत पहले किसी एग्जाम में पूछा था कि जो फ्रॉग होता है, मेढक होता है, आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ये सब वो एग्जाम पूछे जाते हैं जहां पे साइंस को जनरल साइंस बोला जाता है आमचल के भाषा में। आपके भाई पर्टिकुलर एनाटॉमी फिजियोलॉजी सिलेबस है ह्यूमन का, तो दूसरा का नहीं पूछ सकते, ठीक है। याद बस रखना चाहते हैं तो रख लें। ये सब वहां पूछे जाते हैं जहां साइंस को जनरल साइंस बना दी। तो जैसे फ्रॉग हो गया, फ्रॉग के साथ साथ हाँ, फ्रॉग में मैं ये बता रहा था कि फ्रॉग के जो अपर वाला जा होता है ना, उसमें सिर्फ दांत होता है। फ्रॉग ओनली अपर जा है, ठीक है, पर जा है, सिर्फ ऊपर वाला जा में फ्रॉग में टीथ होते। तो ये अरेंजमेंट ऑफ टीथ ऑन जा आपको समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। मैं आगे बढ़ू। पैरेट होता है सर, ठीक, ठीक है भाई, सब मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, हो गया सर। अब आगे बढ़ते हैं। अरेंजमेंट ऑफ टीथ हो गया, इसके बाद टाइप्स ऑफ टीथ बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, उतना डीपली अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन लिख लीजिए। एक लाइन लिख सकते हैं कि दांत की जो ओरिजिन होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म,
ठीक है। ये 3 जर्मिनल लेयर होता है हमारे शरीर, जिसे नींव बोलते हैं। ये 3 जर्मिनल लेयर मिलके हमारे पूरे शरीर का निर्माण करते, ठीक है। कुछ एक्टोडर्म से बनता है, कुछ मेसोडर्म से बन रहा है, कुछ इक्टोमेसोडर्म से बन रहा है, कुछ इंडोडर्म से निर्माण हो रहा है। तो हमारा जो दांत वो इक्टोमेसोडर्मल होता है ओरिजिन में, ठीक है, लिख सकते हैं। अभी ये मत पूछिए कि सर इक्टोडर्म क्या होता है, मेसोडर्म क्या होता है। ये जब जर्मिनल लेयर आपको समझाया जाएगा तो वहां पे आपको समझाए जाएंगे कि हमारे शरीर में 3 जर्मिनल लेयर हो, ठीक है। जब हमारा शरीर का निर्माण होता है, ये बात हो रही है जब बच्चा जो है वो माँ के गर्भ में है, ठीक है। तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म 3 जर्मिनल लेयर की निर्माण होती है। वो 3 जर्मिनल लेयर का काम होता है पूरे शरीर का निर्माण कर। वो आपस में बांट लेता है कि भैया मैं दांत बना रहा हूँ, मैं हड्ड बना रहा हूँ, मैं किडनी बना रहा हूँ, मैं पैर बना रहा हूँ, मैं सर बना रहा हूँ, ठीक है। तो उसी तरीका से एक्टोमेसोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म और मेसोडर्म मिलके टीथ का निर्माण करता है, इसलिए एक्टोमेसोडर्मल इसे बोला जाता है, एक्टोमेसोडर्मल इन ऑरिजिन, ठीक है। जब आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लास में क्लास का डिसिप्लिन मेंटेन करके पढ़ रहे हैं, तो मैं सारा कुछ आपको पढ़ा कर जाऊँ, कोई चीज नहीं छूटेगा। ये पूछे जाते हैं क्या सर? पूछे जाते हैं, ठीक है। कहाँ पूछे जाते हैं? जैसे एम्स नोटशीट की पेपर आप देंगे, मैं दिखा दूं क्वेश्चन, 1 मिनट आप होल्ड कीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा रहा हूँ, है ना। एकदम पूछे गए होंगे पास्ट में, रुक जा। हाँ, क्वेश्चन कहाँ गया वो, तो क्वेश्चन इधर उधर आता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा नहीं गड़बड़ हो गया। देखिए एक क्वेश्चन है, ये पता नहीं कहाँ पे पूछे गए हैं, बट अभी मेरे को क्वेश्चन मिल नहीं रहा है। जैसे ही मिलेगा मैं करवा दूंगा, ठीक है। अभी टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, ये क्लास, ठीक है। वो क्वेश्चन मिल नहीं पा रहा है तो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन मिला है नर्सिंग में एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, बट जो क्वेश्चन मैं करवाना चाह रहा हूँ वो क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं क्वेश्चन, भिन्न द टीथ टेम्पोररी स्टार्ट हुआ है। ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चा में जो दांत है वो कौन सा मंथ में स्टार्ट होना आना स्टार्ट हो जाता है। पता ही है तो भाई, कुछ लोग हैं जो वो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग भी पढ़े, ठीक है। तो आप जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का कष्ट करेंगे कि टेम्पोररी टीथ बच्चा में कौन सा महीना में आना स्टार्ट हो जाता है। ये पूछे गए हैं, यूपी का एग्जाम है, यूपी ट्रिपल एसएससी करके कुछ पेपर होते हैं फीमेल हेल्थ वर्कर का, है ना। 6 से 8 मंथ में, 4 से 5 मंथ में, 1 से 2 साल में, 2 से 3 साल में, 6 मंथ में सर, बिल्कुल क्या बात है, एकदम सही बोल रहे हैं। 6 से 8 मंथ में बच्चा में जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है टेम्पोररी। यानी मैं मानूं कि चलिए पढ़ाइयाँ हो रही है ना, कोई बात। तो ये वही अरेंजमेंट ऑफ टीथ आप समझ गए होंगे ना, आशा करता हूँ आगे बढ़ूं कोई दिक्कत नहीं हो। अब टाइप्स ऑफ टीथ पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर और भी बातें होगी, हेडिंग लगाएंगे दांत की प्रकार, टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक है। टाइप्स ऑफ यानी दांत की कितने प्रकार होते, ठीक है। तो दांत की प्रकार कितनी होती है बताइए, आप पढ़े कि नहीं पढ़े, ये बताओ। दांत जो होता है वो 4 प्रकार, ठीक है। पहला हुआ इंसीजर, दूसरा हुआ कनाइन्स, याद रखें, तीसरा हुआ प्रीमोलर और चौथा हुआ, ये 4 प्रकार के दांत जो है वो पाए जाते, ठीक है। इंसीजर, कराइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर को क्या बोलते हैं? तो इंसीजर को कृंतकक बोला जाता है, कनाइन को बोला जाता है रदनक, प्रीमोलर को बोला जाता है अग्रच्वर। सबका मैं फंक्शन में लिखवा रहा हूँ, मोलर का च्वर, ठीक है। अब प्रश्न क्या पूछे जाते हैं वो टाइप्स ऑफ टीथ से पहला प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि आगे से पीछे जाने पे मनुष्य में दांत की श्रेणी क्रम को सजाए, ठीक है। आगे से पीछे जाने मतलब ये आगे से पीछे जाना, तो आगे आपको इंसीजर दिखता है, फिर पीछे उसके बगल में कनाइन, कनाइन के पीछे प्रीमोलर और प्रीमोलर के पीछे मोलर, याद रखेंगे ये चीज, ठीक है। सबसे लास्ट में मोलर, प्री कहने का मतलब पहले, यानी मोलर के पहले कौन आएगा? प्री मोलर। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं एक प्रश्न भी करवा रहा हूं, और यही प्रश्न जो है वो नर्सिंग का एक पेपर में पूछा हुआ था जो मैं अभी देख रहा था, ठीक है। तो इसका इमेज है यहाँ पे, नहीं है, हाँ, इस इमेज को देख सकते हैं, गौर से भी देखेंगे, ठीक है। देखिए ए हुआ इंसीजर, ये फ्रंट व्यू है, ये इमेज है जो फ्रंट व्यू है, ठीक है। इंसीजर के बाद आगे इंसीजर, फिर उसके बाद कनाइन, कनाइन जनरली चीरने फाड़ने में काम आता है, कनाइन चीरने फाड़ने में काम आता है। तो हम लोग में तो कनाइन होता है, ठीक है। जो ये एनिमल मांस वाला एनिमल है, मांसाहारी एनिमल, उनमें भी कनाइन होता है, और जो हर्बीवोरस होते हैं उनमें कनाइन अब्सेंट होता है, ठीक है, क्योंकि उनको घास खाना है, ठीक है, मतलब मांस मछली खाना नहीं, चिरना फाड़ना वाला काम नहीं है। तो हर्बीवोर्स में कनाइन नहीं देखने को मिलता है, याद रखिए। उसके पीछे प्रीमोलर्स और सबसे लास्ट में प्रीमोलर्स। ये श्रेणी क्रम आपको याद होना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। बहुत ईजी है भाई, आगे इंसीजर होगा, उसके बाद कनाइन,
और मोलर के पहले मोलर से पहले प्री मोलर आएगा, तो ये तो याद ऐसे ही हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक, तो थोड़ा सा पीडीएफ के जरिए से हम इसका फंक्शन को समझते हैं कि आखिर दांत की फंक्शन। मनुष्य में अस्थायी दांत 20 होते हैं, याद रखिएगा। मैं आपको डेंटल फॉर्मूला करवाऊंगा, वहां पे 20 कैसे होते हैं, कौन कौन होते हैं वो समझाऊंगा। अभी टाइप्स ऑफ टीथ चल रहा है, अभी डेंटल फॉर्मूला नहीं आया है, इसीलिए हड़बड़ाएंगे नहीं, संयम बरतेंगे। ठीक है, दांत कितने होते हैं? अस्थायी दांत 20 होते हैं, है ना। इनमें स्वर्णक मोलर का स्थान आगे चल के प्री मोलर ले लेता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो मोलर होता है वो फिर आगे चल के प्री मोलर बन जाता है। ठीक, इनमें चारों चारों छोरों पर स्थित अंतिम स्वर्णक की अकल दांत, बुद्धि, विजडम दांत भी कहते हैं। यार यहाँ पे थोड़ा सा पॉकेट्स का इमेज आ जाता तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाता। वेट अ मिनट, मुझे एक इमेज लाने दीजिए स्लाइड पे, है ना। एनसीईआरटी का इमेज जो होता है ना वो काफी बढ़िया होता है, और एनसीईआरटी का इमेज मिल जाए तो वेल एंड गुड। चलिए भाई, ठीक है, अब तो गर्मी भी स्टार्ट हो गया है ना। इस वर्ष जो है ना वो ठंडा बहुत कम रहा, ना के बराबर। आ गए भाई, देखेंगे इमेज आ गया, है ना। मतलब एक जबरा का ये इमेज, ठीक है, तकरीबन ऐसे ही दांत होता है, जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इंसीजर कहाँ पे है, कनाइन कहाँ पे है, प्री मोलर कहाँ पे, और मोलर कहाँ। इंसीजर कैसा दिखता है? एकदम लंबा ऐसा दिखता है। कनाइन कैसा दिखता है? चाकू की तरह कनाइन होता है, क्योंकि चीर फाड़ करना है, और थोड़ा सा कम चौड़ा होता है प्री मोलर ना, और उससे ज्यादा चौड़ा होता है मोलर। ठीक है, ये चीज आपको देखना है, इसमें अब समझ में आएगी। सबसे लास्ट में मोलर होता है, उसके बाद फिर प्री मोलर, मतलब अंदर की ओर, फिर प्रोमोलर, फिर कनाइन, फिर इंसीजर। ठीक है भाई, प्रत्येक जबड़े में 16 दांत होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि मनुष्य में दांत की संख्या कितनी होती है, तो 32 होता है। 16 ऊपर वाला में होता है और 16 नीचे वाला में होता है। एम आई राइट? बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ, बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है? ठीक है, जो 8-8 की दो पंक्तियों में समान रूप से लगे हुए हो। 8 इधर होते हैं भैया, 8 इधर होते हैं, 8 इधर होते हैं, 8। ठीक है, मतलब 8-8 16 और नीचे 16, तकरीबन 32 दांत। ठीक, कौन कौन दांत हुआ? तो कृंतकक जिसे इंसीजर, रदनक कनाइन, अग्रच्वर्णक प्रीमोलर, और चुवर्णक जिसे मोलर। समझ में आ रहा है भाई? एम आई राइट? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। यस, हाँ जी। लिखने का टाइम दिया जाए सर, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। निवेश कुमारी, आप टेंशन का ले रहे हैं? नहीं, वीडियो रुका है। कुसुम कुमारी ना, ड्रॉप फ्रेम, हाँ रुका तो होगा, 1 सेकंड के लिए रुका होगा वीडियो। ठीक है, क्या वीडियो रुक गया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मतलब बहुत ही मिनिमम फ्रेम ड्रॉप आया है, ठीक है, जो कि सही हो गया है, हल्का फुल्का नेटवर्क लैगिंग की वजह से। ठीक भाई, अब इन सीजर को समझते हैं, क्योंकि आज डेंटल फॉर्मूला खत्म करके ही जाऊंगा। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर समय तो हो गया, छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ूंगा? पिछले क्लास में आपसे टाइम लिया था कि आधा घंटा ज्यादा क्लास होगा, तो बिल्कुल होगा। ठीक, इंसीजर 4 कृंतक दांत ऊपरी जबड़े में तथा 4 कृंतक दांत, 4 इंसीजर दांत निचले जबड़े में समान की ओर स्थित होती है। ठीक है, अभी आप इंसीजर की संख्या याद रखना चाहते हो, बेल एंड गुड याद रख लीजिए। नहीं याद रखना चाहते हैं आप मत याद रखिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब मैं डेंटल फॉर्मूला बताऊंगा तो डेंटल फॉर्मूला के जरिए आप ये भी सीख लेंगे कि कौन सी दांत की संख्या कितनी है। आप भरोसा रख, आप याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं कि 4 जो है वो ऊपर वाला जबड़ा में होता है और 4 नीचे वाला जबड़ा में होता है। तो कुल मिलाकर कितने हो गए भाई? तो कुल मिलाकर इंसीजर की संख्या 8 हो गई। ठीक है, इसके काम क्या है, कैसा होता है भैया? तो इनकी आकार छेनी की समान चापट होता है, याद रखेंगे, छेनी की जैसी होती है, और धराधर होता है, एकदम शार्प होता है। ठीक ना भाई? अब इसकी काम क्या है? तो भोजन को काटने का काटता है। ठीक, उसी तरीका से रदनक की बात करता हूं। ऊपरी और निचले जबड़े में 2-2 रदनक दांत होते। ठीक है, कितने होते हैं? 2-2 रदनक दांत होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, यानी रदनक की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई है। मैं आगे लिखवाऊंगा, अब संख्या पे अभी ना ध्यान दें, क्योंकि आप अभी कंफ्यूज होंगे। अभी बस आप ये समझे कि कनाइन की फंक्शन क्या है ना, कनाइन दिखती कैसे है, ये चीज पे फोकस करें। डेंटल फॉर्मूला में जब पढ़ाऊंगा, मैं डेंटल फॉर्मूला पढ़ाने का यही उद्देश्य है कि जिनको डेंटल फॉर्मूला याद है, दांत की संख्या बता सकते हैं, याद रखने की कौन सा आवश्यकता। ठीक है, तो कनाइन ऊपरी और निचली जबड़ा में 2-2 रदनक दांत पाए जाते हैं। इनकी आकार नुकीला होता है। ठीक है, और ये भोजन के चबाने और फाड़ने का कार्य करते हैं, चबाने के साथ साथ टीयरिंग करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास कोई टॉफी का पैकेट आता, तो ये जो दांत है ना, यहाँ पे वाला दांत आप देखिएगा, उससे आप यूं करके ऐसे फाड़ते हैं। ठीक है, वो जनरली किससे फाड़ते हैं? तो वो कनाइन ही लगाते हैं वहां पे। ठीक है, कि उसको फाड़ दे। कनाइन एकदम काटने तोड़ने के लिए
मशहूर है और फेमस। कनाइन जनरली साथियों याद रखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि हेर्बीवोरस में कनाइन अब्सेंट होता है, ठीक है ना, लिख देता हूँ कि जो हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस का मतलब वैसे जीव जंतु जो घास पत्ती खाते है ना। एग्जाम्पल मैं एक दे दिया हूँ रैबिट, बाकी आप समझ जाएंगे भी, ठीक ना। चलिए अब प्रीमोलर्स की मैं बात करता हूँ, है ना। तो प्रीमोलर्स प्रत्येक जबड़े के आधे भाग में दो अग्रचवर्णक पाए जाते हैं, प्रत्येक जबड़ा में, ठीक है। मतलब आधा भाग में दो इधर दो इधर दो इधर दो इधर, ठीक है। ये आकार में कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं। आप नंबर पे मत जाएं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिनको नंबर में थोड़ा सा लेकर समस्या होगा आप छोड़ दीजिए नंबर। डेंटल फॉर्मूला जब मैं करवाऊंगा आपको गिना दूंगा भाई 32 दांत, टेंशन का ले रहे, ठीक है। चौड़े होते हैं, ये भोजन को काटने और तोड़ने की कार्य करता है ना। जो अग्रचवर्णक है वो क्या करता है, भोजन को काटने और तोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है मोलर टीथ, इसकी संख्या ऊपरी और निचले में होती है। ये आकार के अपेक्षाकृत मतलब अग्रचवर्णक से ज्यादा चौड़ी होती है, जिससे के कारण भोजन के पीसने और चबाने का कार्य होता है। प्रत्येक जबड़े के अंतिम अंतिम चवर्णक, ठीक है, लास्ट मोलर टीथ को हम लोग विजडम टीथ कहते हैं। ये दांत 18 वर्ष की आयु के बाद निकलता है। इनमें इनके निकलने के समय कभी निकलने के स्थान पर पीड़ा अनुभव, ये क्या है, देखिए ये लिखा हुआ है दो, वो ऐसे ही गलती से वो जो टाइप किया है ना, वो दो गलती से टाइप कर, ठीक ना। जैसे जो हमारा मोलर्स है, ठीक है, मोलर सबसे चौड़ा दांत है और लास्ट में होता है, ठीक ना। जो हमारी लास्ट मोलर है वो चारों कोना पे होता है, ठीक ना। अब वो कब निकलता है, वो निकलता है जब आप 18 साल हो जाएगा, कोई में 21 साल में भी निकलता है। यानी जब आपके दांत में पीड़ा महसूस होने लगे ना, वो जब दांत आता है ना तो काफी जोर से दर्द होता है, ठीक ना। जब वो लास्ट मोलर बुद्धि वाला दांत आता है तो काफी जोर से दर्द होता है। आप याद कीजिए वो दौर जब आप 18 वर्ष की उम्र में होंगे, 21 वर्ष की उम्र में होंगे, 22 वर्ष की उम्र में होंगे, ठीक है, 20 वर्ष की उम्र में होंगे, तो आपको दांत में पेन हुआ होगा, सबको होता है, ठीक है। तो उस समय आपके जो घर के गार्जियन होंगे, पेरेंट्स होंगे, वो बोलते होंगे कि अब ये जो है मैच्योर हो रहा है, ठीक है, यानी परिपक्वता इसमें आ रहा है। अब ये अपने से डिसीजन ले सकता है, सोच सकता है, इसमें सोचने समझने मतलब एक कहने का मतलब कि बुद्धि वाला जो दांत है वो आ चुका है, तो जाहिर सी बात है बुद्धि भी आ गया होगा। लेकिन जनरली आता नहीं है बुद्धि, वो अलग बात है, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई 10 महीना तक दर्द रहा, वो दांत आया 2-4 दिन दर्द रहता है, आप जब उसे दवाई खा लेंगे ठीक हो जाएगा। हाँ, कोई बोले सर मेरा 25 की उम्र में अभी आ रहा है, ठीक है, तो आपका दिमाग बहुत लेट से आ रहा है, ठीक है। चलिए तकरीबन 18 से 21 वर्ष में ये दांत आ जाता है ना, ऑन एन एवरेज। अब हम लोग डेंटल फॉर्मूला पढ़ते हैं, जिनको जिनको नींद आ रहा है वो पानी पीकर आ जाए, ठीक है, क्योंकि क्लास में डेंटल फॉर्मूला पढ़ाकर ही छोड़ूंगा। कुछ लोग सोच रहे हैं सर छोड़ दीजिए, तो वैसे बच्चों से एक ही चीज करना है कि आप क्लास छोड़ के जा सकते हैं। अपने चलते दूसरे बच्चों को क्यों डिस्टर्ब करना चाहते हैं, उनका लॉस क्यों करवाना चाहते हैं, आप जो बताइए, है ना। मतलब हम तो डूबे सनम और दूसरों को भी डुबा के लेके जाए, वो वाली फॉर्मूला चल रहा है, ठीक है। तो डेंटल फॉर्मूला लिखेंगे, ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला, हेडिंग लगाएंगे, हिंदी में इसे मानव दंत सूत्र बोल, ठीक ना, है ना। ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला का उद्देश्य यही है कि आपको पता होना चाहिए कि 32 दांत होता है, तो भैया 32 दांत कैसे कैसे होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, याद होना, ठीक ना। देखिए थोड़ा सा 2 पॉइंट और आपको लिखवा रहा हूँ, उसके बाद डेंटल फॉर्मूला स्टार्ट करूँ। 2 प्रकार के दांत होता है, एक होता है टेम्पोरी टीथ, जिसे क्या बोलते हैं मतलब एक बार आता है और टूट जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो सर इसकी संख्या अभी आपने बताया 20, ठीक सही लिख रहा हूँ, है ना। और एक होता है परमानेंट, जिसकी संख्या कितनी होती है बताइए, तो उसकी संख्या जो है वो सर 32 हो, ठीक है। लेकिन वैसी टीथ जो एक ही बार आए वो कितनी होती है, तो 12 याद रखेंगे। टेम्पोरी टीथ कितनी होगी, तो भैया टेम्पोरी टीथ 20 होगी। ये टेम्पोरी टीथ को ही हम लोग मिल्क टीथ भी बोलते हैं, दूधिया दांत। बच्चे में जो दूधिया दांत होता है वो कितनी होता है, तो याद रखिएगा 20 होती है, ठीक है। और 12 जो दांत है वो एक ही बार आता है, वंस ए टाइम, जिसे हम लोग परमानेंट टीथ बोलते हैं। ऐसे तो ये टेम्पोरी टीथ जब 20 बार से दोबारा आ जाता है तो वो भी परमानेंट बन जाता है। तो 20 + 12 कितना हो गया, टोटल 32 दांत, ठीक, ये समझ में आ रहा है। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ साथियों, एक क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते, पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 32 और चौथा ऑप्शन है 52 और 55वां ऑप्शन है कि हम तो सर क्लास में बस ऐसे ही आ जाते हैं उठ सुट के, हमें कुछ समझ ही में नहीं आता। वैसा भी
ऑप्शन बना रहे हैं और एग्जामिनेशन में वो भी ऑप्शन आपको दिखने को बामन होगा सर, बामन होगा, बामन। चलिए भाई, यही चीज तो जानना चाह रहे सर। एक प्रश्न है कि एनिमल करके कोई कमेंट किए थे, कौन है भाई एनिमल वाला? आपका कमेंट आप फिर से भेज दें जो डाउट है। डी एंड ई दोनों होगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि डी एंड ई दोनों हो गया। देखिए, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कितने निकलते हैं और कितने होते हैं, जीवन काल में कितने होते हैं और कितने निकलते हैं, बहुत डिफरेंस है भाई। ठीक है, दांत निकलता है 52। कैसे सर? एकदम समझा रहे हैं, 20 बार। इसका राइट आंसर ये होगी। ठीक है, और कितने होते हैं तो राइट आंसर 32। ठीक, समझिएगा बात। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पहले 20 दांत आया, ठीक, फिर ये 20 दांत टूट गया और फिर से आ गया 20 दांत। अब 12 गो दांत एकदम परमानेंट है, वो एक ही बार आता है, तो टूटना फूटना कुछ है नहीं, टेम्पोररी है ये। ठीक, तो 20 20 40 112 इतना दांत आता है। अब होते कितना है? इसमें प्रश्न ये पूछे एग्जामिनर कितने होते हैं, तब इसका आंसर आंख मूंद के 32 लगाए। दोनों प्रश्न बहुत अलग है भाई, काय नहीं आप समझ रहे? कौन एनिमल के कितना दांत होता है इंसुपीरियम जो पूछ रहे हैं। अब सब एनिमल की हम थोड़ी ना याद करते चले। ठीक है, अगर आपको ज्यादा क्यूरियोसिटी है तो आप गूगल करके पूछ सकते हैं कि गाय में कितनी दांत होती है, ठीक है, चूहा में कितनी दांत होती है, वो बता देगा। समझ रहे बात? नहीं समझे सीधी आ रही है, मैं फिर से समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश। मैं ये पूछ रहा हूँ कि दांत कितने बार निकलते हैं। ठीक है, यानी निकलना तो भैया 20 बार दूध वाला दांत आया, याद है ना कि 20 बार दूधिया दांत आता है, टूट जाता है, फिर वो दांत फिर से 20 बार आता है। अब 12 को और निकलता है जो परमानेंट टीथ होता है, तो 20 20 प्लस 12 52 बार निकलता है। लेकिन 52 में कितना रहता है? तो 52 में 32 ही रहता है। ठीक है, समझ गए होंगे आंसर पीरियड जो मैं बोल रहा हूँ, जी सीधी आ रही है। ठीक है, अब आइए डेंटल फॉर्मूला की ओर मूव ऑन। ये चीज एक ओवरव्यू है, आपको समझ में आना चाहिए कि 32 और 52 ये जो प्रश्न है 52 वाला ये पूछे गए, इसीलिए मैं आपको एक अलग से करवा दी। ठीक है जी, समझेंगे डेंटल फॉर्मूला, समझेंगे अच्छे से, समझेंगे ध्यान से। ठीक, यानी जो बच्चा होगा वो बच्चा में कितना दांत होता है? तो बच्चा में 20 दांत होता है, लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते। और जो अडल्ट हो गया बच्चा यानी वयस्क या फिर अडल्ट में 32 दांत। ठीक, अब 20 दांत कौन कौन सर है सर, और 32 दांत कौन कौन है सर, ये चीज समझना होगा। इसके लिए मैं एक टेबल बना रहा हूं, आप इस टेबल को गौर से देखेंगे। ठीक है, सारे लोग समझ। मैं इधर चाइल्ड लिख रहा हूँ, ठीक, साइड हो जाए क्या सर? आप अपने आप को साइड कीजिए ना, कर ले रहा हूँ भाई। कीबोर्ड कहाँ गया? अच्छा बराबर, मैं यहाँ, अरे भाई थोड़ा स्लाइडिंग क्यों? चलिए ठीक है, मैं यहाँ, आप ये साइड समझेंगे। एक तरफ मैंने चाइल्ड लिखा, मतलब छोटा बच्चा, उसके जस्ट नीचे मैं लिखता हूँ 17 साल के बच्चा। क्या सर 17 साल के बच्चा में दांत की संख्या अलग होता है? एकदम होता है। कैसे होता है अभी देखेंगे। और एक है अडल्ट यानी 18 से ऊपर वाला बच्चा। ठीक, समझ में आ रहा है? तीन चीज आपको समझ में आया? आ गया सर, कहना क्या चाह रहे हैं वो समझ। इधर मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ इंसीजर, ये हुआ इंसीजर, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ कनाइन ये साइड, फिर लिख रहा हूँ प्रीमोलर और फिर लिख रहा हूँ मोलर। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइएगा, इसे मैं टेबल बना देता हूँ। चलिए हाँ, टेबल ऐसे बस रहने देते इतना। ठीक है, जनरली जो डेंटल फॉर्मूला आप देखते हैं उसमें क्या होता है कि हाफ जबरा का प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, जैसे मेरे प्यार साथियों, आप यहाँ पे जैसे ही आपको पता होगा कि आपने डेंटल फॉर्मूला किसी का 2102/2102 देखा, आखिर ये है क्या? ठीक है, इस चीज को समझ। तो ये हाफ जबरा का, ठीक है, आधा जबरा इधर और आधा जबरा इधर का प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, जिसमें ये इंसीजर होता है, फिर उसके बाद कनाइन होता है, और इस फिर प्रीमोलर होता है, और फिर मोलर होता है। ठीक है, इसे जनरली हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है ना, तो हमारा दांत का सूत्र आ जाता है। अब थोड़ा सा पहले इस टेबल को हम लोग फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो आधा जबरा का हम लोग पहले लिखते हैं, ठीक ना। तो चाइल्ड में इंसीजर कितना होता है? आधा जबरा में मैं लिखवा रहा हूँ, पूरे जबरा में नहीं लिखवा रहा हूँ। पूरे जबरा का लिखवा के हम याद करवाने का भी कोशिश करेंगे, आपको समझ में आएगा, बस भरोसा रखिए। ठीक है, तो सर 2 ऊपर होता है, 2 ऊपर होता है और 2 नीचे होता है। ठीक, कनाइन बच्चा में नहीं होता है, एब्सेंट होता है, इसीलिए कनाइन 00 लिख। प्रीमोलर होता है, यस हो, कनाइन होता है, सॉरी कनाइन एब्सेंट नहीं होता, हाँ कनाइन होता है, एकक होता है, एक होता है कनाइन। ठीक है, प्रीमोलर नहीं होता है बच्चा, और मोलर होता है 2 2 2 हुआ इधर और 2 हुआ इधर, 2 होगा इधर और 2 हुआ इधर।
ठीक, सब मैं समझाऊंगा, आप टेंशन है, बस आप लिख लीजिए उसी तरीका से, रेड से लिख रहा हूँ। 17 ईयर ओल्ड बच्चा में 2 इंसीजर होता है और दो एस आधा जबड़ा में और 2 इधर वाला लोअर डॉन में, ठीक। और कनाइन एक होता है, प्रीमोलर होता है और मोलर मोलर ये भी होता है सर, लेकिन फर्स्ट मोलर और सेकेंड मोलर ही होता है। थर्ड मोलर जिसे हम लोग विजडम दांत बोलते हैं वो कब आएगा, वो अडल्ट में आएगा। तो अडल्ट का कुछ सूत्र जो बन के निकलता है वो ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है, समझ के जाएंगे चीजें आसान होगी, वरना फाकी मार के जाएंगे बाद में डिफिकल्ट होगी। क्यों ना हम समझ लें, है ना। कलर को मैं बस चेंज कर रहा हूँ, कौन सा कलर से लिख दे, ब्लैक से लिख। तो ऊपर 2 नीचे 2, कनाइन भी एक एक होता है सर, प्री मोलर भी 2 होगा, लेकिन मोलर जो है सर वो 3 होता है। क्योंकि बिकॉज 3 मोलर क्यों होता है, क्योंकि विजडम दांत बुद्धि वाला जो दतवा है वो बचवा में आ जाए। इस चीज को आप समझ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अब मैं अलग चीज लिखवाने जा रहा हूँ। वीडियो रुक रहा है सर, कहाँ रुक रहा है, आप झूठ का ड्रामा ना करें। नीवा कुमारी की वीडियो, यस सर समझ सकते। तो मेरे प्यार साथियों, जो हमारा चाइल्ड का फॉर्मूला निकल के आया वो 2102/2102। आप इस इमेज को देखिए, 17 ईयर ओल्ड में 2122/2122 निकल के आया, अडल्ट में 2123/2123 निकल के आया। इस चीज को अगला स्लाइड पे सजा देते हैं सेम, ठीक है, तब तक काउंटिंग करेंगे। ठीक, क्या आया, एक मिनट वेट अ मिनट, कि जो चाइल्ड का हमारा फॉर्मूला आया सर वो आया 2102/2102, इंसीजर कनाइन प्रीमोलर मोलर, ऐसा ही आया। अडल्ट का जो फॉर्मूला आया सर वो आया 2122/2122, इंसीजर कनाइन प्रीमोलर मोलर। और सॉरी, अडल्ट का नहीं, 17 साल का बच्चा, और जो अडल्ट का फॉर्मूला है वो क्या आया 2123/2123, इंसीजर कनाइन प्रीमोलर मोलर। भाई ठीक है, ठीक है ना, यही चीज कर रहा था ना, कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमने पीछे पढ़ा है जी सर, कोई दिक्कत। अब मेरे प्यारे साथियों, आपसे पूछा जाए प्रश्न कि चाइल्ड में ये डेंटल फॉर्मूला देख के आप काउंट कर सकते हैं कि बच्चा में इंसीजर की संख्या कितनी होगी। जरा सा आप ये डेंटल फॉर्मूला देख के काउंट करके मुझे बताएं। मैं तो सिखाऊंगा कैसे निकलेगा, मैं सिखाऊंगा, आप टेंशन ना ले, मैं सिखाऊंगा, आप टेंशन ना ले, ठीक है। 2 होगा सर, 4 होगा सर, 2 होगा सर, 4 होगा सर, ठीक है। यानी बहुत लोग जो बच्चे हैं लोग हैं उनको नहीं समझ, ठीक है। यानी आप कोशिश कर रहे हैं, ये देखकर खुशी हो रही, ठीक ना भाई, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे हैं, समझा रहे, समझते हैं बात को। इंसीजर हमें निकालना है, हमने ये आपको बताया कि भाई इंसीजर, ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं वो आधा जबरा का फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब कि जैसे ये मेरा पूरा फेस है, तो ये फेस में हम ऐसे पेन डाल दें, ठीक है, तो ये आधा जबरा का बता रहा है, ये साइड का बता रहा है, ये साइड का नहीं बता रहा। तो ये साइड का हम जोड़ के 2 से गुना कर देंगे तो दोनों साइड का निकल जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स आप जानते हैं कि इधर अगर 4 है तो इस साइडवा में भी तो 4 होगा, ठीक है। इधर 4 है तो इस साइडवा में भी तो 4 होगा, तो 4 और 4 8 हो जाएगा ना। समझ रहे बात क्या मैं बोल रहा हूँ। देखिए, इंसीजर अगर यहाँ से आपसे पूछे कि इंसीजर की संख्या कितनी है आई का, तो कैसे निकलेगा सर। तो 4 एक साइड में है तो 4 को 2 से गुना कर देंगे तो 8 दिखेगा। देखिए ना, 2 और 2 4 देखिए ना भाई, आप यहाँ पे देखिए ना, 2 और 2 4 देखिए ना, 2 और 2 4, एक साइड 4, एक साइड 4 है ना, 2 और 2 4, अपर और नीचे 4, तो ये साइड भी 4, तो 4 दूनी 8, ठीक है। उसी तरीके से कनाइन कितना होगा आप बताइए भाई, कनाइन कितना होगा आप देखते हैं। कनाइन आप निकाल पाते हैं कि नहीं, सारा कुछ आपके स्क्रीन पे है। पूजा कुमारी क्लास ऑफ कीजिए, टी बनाना है, जाइए आप बना लीजिए, आप पी भी लीजिए, ठीक है। और टी बनाने जा रहे हैं तो मेरे लिए भी बना दीजिएगा, लेकिन क्लास क्यों ऑफ करें, ठीक है। आप जा सकते हैं, आपको मैं रोक थोड़ी न रहा हूं। 4 होगा सर, आपने अब समझ गया कि 4 होगा, यही चीज हमें समझाना था, बस खेल खत्म। 1 और 1 2, 2 गुने 2 4। अच्छा मेरे प्यार साथी, आप ये बताएंगे कि प्रीमोलर कितनी होगा, तो प्रीमोलर सर 0 गुने 2 0 हो जाएगा, ठीक। उसी तरीका से मोलर कितनी होगा, तो आप बोलेंगे कि सर 2 और 2 4 गुने 2 8 होगा। तो क्या दांत की अगर संख्या पूछे बच्चा में तो 20 आता है कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं। सर पहले बताएं कि चाइल्ड में बच्चा की संख्या कितनी होता है, 20 होता है। तो भाई क्या बाकी में 20 आता है, ये अब लगता है ना कि ये कहाँ चला गया, आईपैड हैंग कर जा रहा है मेरा क्लास में, आप सोच सकते, पूरा स्लाइडिंग गायब हो गई। चाय के नाम आते ही इसको भी लगता है चाय की आवश्यकता पड़ेगी। अरे यार ठीक है, हाँ ध्यान दीजिए आगे। तो आप बोलेंगे कि सर 8 इंसीजर हो गया, 4 कनाइन हो गया, प्री मोलर 0 हो गया और मोलर 8 हो गया, 8 हुआ 8 16 और 4
20, यानी आप जो बात बोल रहे थे ना सर बच्चा में 20, बिल्कुल 20 दांत। एक तो अपर जॉ में कितना होता है तो ऐसे लिख लेंगे 2 2 4 1 5, और नीचे कितना होता है 5। ठीक है, इधर 5 इधर 5, आधा आधा की मैं बात कर रहा हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर 10 और नीचे 10, यानी 20 दांत। कौन कौन कैसे निकला सब आपको समझ में आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, चाइल्ड वाला में कोई दिक्कत है? ठीक, जिनको आता है आप जा सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़ाने के यहीं तक क्लास रहेगा। डेंटल फॉर्मूला लिखवाने के बाद आगे मैं क्लास नहीं करवाऊंगा, ठीक ना। अगर जिनको डेंटल फॉर्मूला आता है बेशक जा सकते हैं आप, जो है आपको जो काम है आप कर सकते। ठीक है सर, फिर से समझाइए नीलू कुमारी। एकदम समझाएंगे, है ना, आप टेंशन का ले रहे हैं। आप 17 ईयर्स ओल्ड वाला को समझिए ना, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक, देखेंगे 17 ईयर ओल्ड वाला का भी यही सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चाइल्ड वाला सेम, दांत दांत होता है, सॉकेट चेंज थोड़ी ना हो रहा है, तो फॉर्मूला चेंज कैसे होगा, सब में फॉर्मूला सेम। तो 17 ईयर ओल्ड क्यों बता रहे हैं, बस लिखाने का ये मतलब था कि मोलर एब्सेंट होता है 17 साल के बच्चा में। ठीक, अच्छा देखेंगे इंसीजर कितनी होता है 17 ईयर ओल्ड में, आप बताएंगे, बताइए जल्दी से, देख के बताइए। तो देखेंगे नीलू कुमारी जो भी है, देखेंगे इंसीजर सर ऊपर 2 और नीचे 2। मैं बोल रहा हूँ ये जो डेंटल फॉर्मूला है वो हाफ जा का होता है, मतलब आधा साइड का ही होता है। तो ऊपर 2 और नीचे 2, 2 2 4। ठीक है, 4 इधर होगा तो 4 इधर भी होगा, तो 4 दूनी 8, वही तो मैं लिख रहा हूँ, कोई बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ी। 4 दूनी 8 हो गया। उसी तरीका से कनाइन देखेंगे, ऊपर 1 नीचे 1, ठीक ना। तो 1 गुने सॉरी 1 1 कितना हुआ, 2 ना हुआ भाई, हाँ 2, 2 गुने 2 यानी 4। प्रीमोलर कितना हुआ, तो प्रीमोलर यहाँ देखेंगे ऊपर 2 और नीचे 2। ठीक है, तो 2 2 4, 4 दूनी 2 8। मोलर कितना हुआ, तो ऊपर 2 नीचे 2। ठीक है, तो 2 2 4 और 4 गुने 2 8। अब काउंट कीजिए, 8 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 8 कितना होता है भाई, 8 8 16, 8 3 की 24, 3 8 है तो 3 से मल्टीप्लाई 24, 8 3 जा 24 प्लस 4, 24 में 4 ऐड करेंगे यानी 28 दांत। ठीक ना, तो ऊपर कितना हो गया, पूरा ऊपर जबरा की, तो आप ऐसे जोड़ लेंगे कि 2 1 3 3 2 5 और 2 7। ठीक, नीचे 2 1 3 2 5 2 7, तो ऊपर हो जाएगा सर 7 और नीचे भी हो जाएगा 7, ऊपर 7 और नीचे भी 7। ठीक ना, यही जबरा का हो रहा है। ठीक है, आधा वाला जबरा इंटू 2, तो 7 दूनी 14 ऊपर हो जाएगा सर और नीचे 14 हो जाएगा, यानी 28 दांत हो गया। ठीक है, जिनका डाउट था समझ में आ गया होगा भाई, कोई बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। सर अभी कौन सा टॉपिक बचा है, अभी तो पूरा बचल है भाई। सोनी कुमारी का जो प्रश्न है कि सर अभी कौन सा टॉपिक बचा है, पूरा टॉपिक वे बचल है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी स्टार्टिंग कहाँ हुआ है। नेक्स्ट क्लास 6 बजे से है, मैं सर को बोल दूंगा 15 मिनट बाद वो क्लास स्टार्ट। ठीक, टेंशन का ले रहे हैं, अब आपका क्लास खत्म ही है। जल्दी से अडल्ट को समझते हैं। अडल्ट में इंसीजर कितनी हो जाएगा, तो ऊपर 2 नीचे 2 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, उसी तरीका से कनाइन कितनी हो जाएगा, तो ऊपर 2 ऊपर 1 नीचे 1 और दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 हो जाएगा। प्री मोलर तो ऊपर 2 नीचे 2, 4 दूनी 2 8 हो जाएगा। ठीक, मोलर ऊपर 3 और सॉरी और नीचे 3, 3 और 3 6। ठीक है भाई, हाँ 3 और 3 6, 6 दूनी 2 यानी 12। 8 प्लस 4 कितना हुआ 12, और 12 और 8 20, और 20 और 12 20 में 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जरा लिख लेंगे, ऊपर कितना हो गया तो देखेंगे यहाँ भाई 2 1 3 2 5 और 2 1 3 3 2 5 और 5 और 3 8, ऊपर 8 हुआ सर और नीचे भी 8 ही होगा। 8 बाई 8, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 16 और नीचे 16, तो 16 16 कितना 32। ठीक है सर, समझ में आ गया भाई। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये आपको याद रखना है। डेंटल फॉर्मूला बच्चा में 2102 होता है, 17 ईयर ओल्ड में 2122 होता है, अडल्ट में 2123 होता है। ठीक है, चाइल्ड में कौन सा दांत नहीं होता है, तो प्री मोलर चाइल्ड में नहीं होता है। आप डेंटल फॉर्मूला से भी देख सकते हैं कि डेंटल बच्चा में जो प्री मोलर है वो होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है सर, बिल्कुल 0 है। 17 ईयर ओल्ड्स में कौन सा दांत एक नहीं होता है, तो लास्ट मोलर अब्सेंट होता है। अडल्ट में लास्ट मोलर आता है। अब आपसे पूछे कि बुद्धि दांत कितना होता है, बताइए बुद्धि दांत कितना, निकाल के बताइए जल्दी से। बुद्धि दांत, विजडम दांत संख्या कितनी होता है, तो सर 3 हो गया, अडल्ट में 3 हो गया। एक इधर बढ़ा, ध्यान देंगे, ठीक है, एक इधर बढ़ा, एक इधर बढ़ा और एक भी इधर बढ़ गया सर, एक भी इधर बढ़ गया, यानी 4 दांत हो गया। ठीक, तो विजडम दांत की संख्या कितनी होगी 4। ये हुआ आपका दांत पूरा समाप्त। चलिए अब बताइए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। और आज क्लासेज के लिए
आज का क्लास यहीं तक रहते हैं। ये पीडीएफ मिलेगा, आप अच्छे से पढ़ के नेक्स्ट क्लासेस जाएंगे। और दांत आपका समाप्त हुआ। हम लोग स्टार्ट करेंगे अगली क्लासेस में फेरेनिक्स, उसके बाद ओसोफेगस, फिर पेट स्टार्ट होगा, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी लगेगा टाइम उसी में लगेगा। उसके बाद फिर हमारे चैप्टर 1 समाप्त हो जाए। ठीक है जी, यस बाय, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, वैसे दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सरल तरीका से आपको समझाए हैं। और जो चीज मैं बोला हूँ वो आप रिवीजन करके अगले क्लासेस में आएंगे, मैं आशा करता हूँ आप सभी से। और वैकेंसी को लेकर ज्यादा परेशान ना हो, अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, वैकेंसी आ जाए, कल आए, वैकेंसी तो आएगी। ठीक है, तो जो पढ़ाई कर रहा उसको पढ़ाई का बेनिफिट मिलेगा ही, और सिलेक्शन होगा उसी का, जिसने पढ़ाई किया वही तो सिलेक्ट हुआ। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।